क्योंकि बहुत कम बातें होती हैं बीएसएफ की, जब भी बात होती है या तो आर्मी की बात करते हैं या फिर हम स्पेशल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे एनएसजी की बात हो गई। एक ऐसी फोर्स जो जीरो लाइन डिफेंस को देखती है, वेस्टर्न बॉर्डर है या ईस्टर्न बॉर्डर है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, दोनों जगह जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी हालात भी ठीक नहीं है। जैसे लास्टली देखा होगा आपने, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान भी इस सिचुएशन से गुजरता रहा है और गुजरता रहेगा अभी। कभी कभी बहुत -डिग्री पे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, इतने तपते रेगिस्तान में भी ड्यूटी है। नॉर्थ ईस्ट का चैलेंजिंग सिचुएशन है जहाँ पर बहुत माइंड मलेरिया भी है सर, वहाँ बहुत ज्यादा बचना पड़ता है उन सब चीजों से। हमने बहुत सारे मेडल्स देखे आपकी यूनिफॉर्म पर, उन मेडल्स में से सबसे ज्यादा मेहनत से आपने कौन कौन से मेडल्स लिए हैं? जो सबसे पहला कोर्स था सर, मैंने एक पार्कर कोर्स से शुरुआत करी थी। पार्कर एक टेक्निक है सर, कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करने की विदाउट सपोर्ट से। सर आपने बोला कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको थोड़ा लोकल लोगों से भी हेल्प मिल जाती है कई बार, चाहे पैसे की वजह से, चाहे उनका जो एफिलिएशन है वो थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ रहता है, तो वो आपने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन देखी है कि जहाँ पर आपने देखा है लोगों को हेल्प करते हुए? जी बहुत देखा है सर, बातों को कोई इफ एंड बट में नहीं जाना चाहूंगा, ना ही मैं कोई डिप्लोमेटिक इसमें आंसर दूंगा। एक सोल्जर हूँ, सोल्जर की तरफ जवाब दूंगा। बहुत हेल्प होती है। जैसे पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ, उसमें हमने देखा एक सेक्शन ऑफ मीडिया, एक सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टीज भी हैं। सबसे पहला आई थिंक जो उनका एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेने के लिए वो फोर्सेस को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर फोर्सेस पे, जैसे आपने पूछा कि कितने हमारे राफेल गिरे या फिर कितना हमारा डैमेज हुआ, क्या क्या किया तुमने, फोटो दिखाओ हमें। तो इस सब चीजों से आर्मी के जो जवान हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं या फिर उनका मोरल डाउन होता है इन सब चीजों को? नहीं, डेफिनेटली डाउन होता है सर, डेफिनेटली डाउन होता है जब कोई इस तरह की बातें पूछता है कि आपके कितने राइफल गिरे, आपको क्या नुकसान हुआ। बड़ा दिलचस्पी है हिंदुस्तान के नुकसान होने में। अरे किसी ने ये क्वेश्चन दो, पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ। हेलो सर, वेलकम टू FYI चैनल। और बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आज हम नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठे हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो भी नेचुरली फ्लोइंग रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कोशिश करूंगा। तो सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। सर सर जैसे हमने देखा कि आप एनएसजी के पार्ट रहे हैं और हमने बहुत सारे मेडल्स देखे आपके ड्रेस पे, आपकी यूनिफॉर्म पर। तो उन मेडल्स में से सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि सबसे ज्यादा मेहनत से आपने कौन कौन से मेडल्स लिए हैं? एक्चुअली सर मेडल्स नहीं है, ये कोर्स इंसिग्निया है एक्चुअली, इनको आप कहें तो। जैसे उसको जनरली देसी भाषा में तो मेडल ही मेडल कहते हैं, इवन फौज वाले लोग भी मेडल्स कहते हैं, बट वो कोर्स इंसिग्निया है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने 22 साल की सर्विस सीमा सुरक्षा बल के साथ की, और जिसमें 6 साल की सर्विस मेरी एनएसजी के साथ में थी, नेशनल सिक्योरिटी का। और मैंने हमेशा अपने आप को एक लर्निंग प्रोसेस में माना, कि मैं सोचता हूँ कि आदमी जितना ज़्यादा सीख सकता है उतना ज़्यादा वो खुश रह सकता है। मतलब भले आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले, कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले, तो जितना ज़्यादा आदमी सीख सकता है, तो क्योंकि फिर कहीं बहुत दुनिया में बहुत चुनिंदा फोर्स ऐसी होती हैं जैसे हमारी एनएसजी है, जहाँ पर आपको कुछ करने को है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है, कुछ सीखने का तरीका है। कई चीज़ें ऐसी फोर्स, मतलब हर जगह ऐसी सिचुएशन नहीं मिल पाती है आदमी को, कि जैसे हमारा बीएसएफ का जो ड्यूटी है, बीएसएफ की ड्यूटी बहुत चैलेंजिंग है सर। बीएसएफ के ट्रुप्स की ड्यूटी इंडिया के अंदर पे सबसे हार्ड ड्यूटीज़ में से एक मानी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरी फोर्स की सिचुएशन ऐसी नहीं है, बट लेकिन बीएसएफ की ड्यूटी, ये दूसरी फोर्सेज वाले भी आपको बताएंगे, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है बीएसएफ के अंदर पे, कि आपको ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर भी देखना है, साथ में आपको इलेक्शन ड्यूटीज़ भी करनी है, आईएएस ड्यूटीज़ भी करनी है, नक्सलाइट भी देखना है। तो बहुत सारे रोल बीएसएफ के हैं, वो किसी और आप फोर्सेस के पास नहीं देख सकते हैं वो। तो इस सिचुएशन पे ये चीज़ें हैं कि जब आप किसी दूसरे स्पेशलाइज्ड फोर्स में जाते हैं, तो आप बीएसएफ की लेगेसी को ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कि आपने जो चीज़ अपनी पेरेंट्स फोर्स में सीखी है वो चीज़ आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एनएसजी में यही चीज़ें हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट फोर्स का बंदा वहाँ पर आता है, कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी तरह का है। तो इन्हीं पे मैं कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, कि जो ये इंसिग्निया है, कि मैं जब बेसिकली जब एनएसजी मैंने ज्वाइन करी थी, तो मैं इनके जैसे क्योंकि एक जीरो एरर फोर्स है, एक कमांडो जैसी संस्था है जो वीआईपी प्रोटेक्शन करती है, काउंटर इंसर्जेंसी करती है, काउंटर हाईजैक करती है, उन पे डील करती है। तो विचार रहता था कि यार ये चीज़ें थोड़ी हमें भी सीखनी चाहिए, भले ही हमारे काम आए ना आएँ, लेकिन आप लाइफ में कुछ भी सीखते हैं तो आपके ज़रूर काम आता है। जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी फ़ोर्स की बदौलत ही है। इवन तो मैंने ये फ़ोर्स छोड़ी है, तो बिकॉज़ ऑफ कुछ मेरे डोमेस्टिक रीज़न या कुछ और कह सकते हैं। बट मैं हमेशा फ़ोर्स के प्रति लॉयल रहूँगा, ये मेरा मानना है, कि कल के दिन अगर मुझे मेरी फ़ोर्स अगर बुलाती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट उसी क्वेश्चन पे आते हैं सर फिर से, तो
ये जितने भी कोर्सेज़ हैं सर, ये मैंने एक पर्सनल इंटरेस्ट से और जो भी चीज़ें मैंने सीखी, और इसमें मेरे सीनियर अधिकारियों का और मेरे सीनियर्स जो थे जीएसओ साहिबान, उनका बहुत बड़ा योगदान था मुझे मोटिवेट करने में, मुझे कुछ ना कुछ सिखाने में, ठीक है? जिसमें मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे कर्नल थे यशवंत हेमंत श्रीनामे, कर्नल यशवंत हेमंत श्रीनामे, जो अभी मऊ में पोस्टिंग है। बहुत योगदान था उनको, जो मुझे बार-बार मोटिवेट करते रहे और जिनकी बदौलत मैं ये कोर्सेज़ को कर भी सका। तो इसमें से जो सबसे पहला कोर्स था सर, मैंने एक पार्कर कोर्स से शुरुआत करी थी। पार्कर एक टेक्नीक है सर। बेसिकली पार्कर इज़ अ फ्रेंच वर्ड कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करने की विदाउट सपोर्ट से। कभी-कभी ऑपरेशन सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे हॉस्टेज सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको उस टाइम पे आपका वेपन है, आपका दल-बल है, वो काम नहीं करता है। उस टाइम पे ऐसी टेक्नीकें हैं, जिनके बदौलत आपने कोई इंटरवेंशन करना है, खिड़की से जंप करना है, आपने छत से जंप करना है, तो ये टेक्नीक बहुत काम आती है। और मूवीज में तो सर हमने देखा है ये सब। हाँ, हाँ। और ये बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स है सर, और मतलब इसमें कुछ ना कुछ चोट-वोट भी लग जाती है आदमी को, लगती है। मतलब ये इंस्ट्रक्टर बता भी थे, बहुत बचा के वो इस कोर्स को कराते भी हैं। लेकिन ये मुझे सबसे चैलेंजिंग लगा, क्योंकि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर थोड़ा दिमाग भी इसमें बहुत आपका एक्यूरेट रखना पड़ता है कि भाई मैं कितना जंप करूँगा और कहाँ पर जंप करूँगा कि एक्यूरेट मेरा जंप पड़े। सपोज़ आपने पाइप में जंप करना है, अब पाइप की सिचुएशन तो ऐसी है नहीं है, पाइप से बाहर भी आपका पैर जा सकता है। तो उसमें काफ़ी आपको मतलब अपना मेंटली भी उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि जैसे इंस्ट्रक्टर बताया कि जहाँ पर आप देख रहे हो साहब, जंप भी वहीं पर आएगी। अब हम यार जंप कैसे आ सकती है वहाँ पर? लेकिन हल्के-हल्के वो चीज़ें अपने एडजस्ट हो जाती हैं। तो जो भी था, गॉड ग्रेस, ये चीज़ें होती चलेगी मेरे साथ में। और सर जैसे आपने बीएसएफ की बात की, बीएसएफ का हम जानते हैं कि जो कंडीशंस होती है बड़ी एक्सट्रीम होती हैं, जी। कभी किधर कभी उधर। हुँ। तो फिजिकल अगर एंड्योरेंस या कैपेबिलिटी देखें तो वो आई थिंक आपको कुछ हेल्प की होगी इन सब कोर्सेज हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल जी, वो ज़रूर है कि मैं फिर से उसी में आ रहा हूँ कि जो एनएसजी में कोई ऐसा आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं, मैं फिर से कहूँगा, वो आपको एक रिफ़ॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपके लेवल से और अच्छा आपको मतलब प्यूरिफ़ाई कर रहे हैं आप। लेकिन जो सिखलाई आपने अपने फ़ोर्स में ली है, वही सिखलाई आपकी काम आएगी। अगर आपने ट्रेनिंग अपने स्टैंडर्ड ठीक कर रखे हैं, आपने बेसिक्स अपने ठीक कर रखे हैं अपने फ़ोर्स में, तो डेफ़िनिटली सिलेक्शन प्रोसेस भी वही है, तो उसी के बेस पे तो आपका यहाँ पर सही हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अपनी फ़ोर्स में कोई खराब प्रदर्शन करा हो, ये नहीं कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप ऐसे खेलते हो, अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी में, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अपनी बेसिक फ़ोर्स में सीख रखा है सर, वही चीज़, वही लेगेसी आप कंटिन्यू करोगे। एनएसजी है या एसपीजी है, कोई और फोर्सेज़ हैं। जो आपने इवन मतलब आपने कोई टेक्निकल वर्क सीख रखा है, कोई क्लेरिकल वर्क सीख रखा है, कोई भी वर्क आपने सीख रखा है, इन स्पेशलाइज़्ड स्पोर्ट्स में आपको वही काम आएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन का बेस भी वही है कि आप उसमें परफेक्ट थे, तभी आपको इसमें ले रखा है। तो यही सिचुएशंस है सर इसमें। और सर अगेन बीएसएफ का थोड़ा क्योंकि बहुत कम बातें होती हैं बीएसएफ की, जब भी बात होती है या तो हुँ, आर्मी की बात करते हैं या फिर हम स्पेशल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे एनएसजी की बात हो गई। हुँ, बीएसएफ में आपने टाइम बिताया है, हुँ, और बॉर्डर मूवी में हमने देखा था कि जैसे वॉर के टाइम पे जो हुँ, सुनील शेट्टी होता है वो पहले हुँ। बीएसएफ का पार्ट होता है, फिर वो जब वॉर होती है तो फिर वो आर्मी के साथ मिलकर लड़ते हैं साथ हाँ, में। हाँ। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने सही बोला कि बहुत ही अंडररेटेड फ़ोर्स थी हमारी पहले, और लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन ऐसे बताए नहीं है, थैंक्स टू यू गाइज़, प्रिंट मीडिया वगैरह जो भी है, कि सर बीएसएफ के बारे में मैं फिर बताना चाहूँगा कि एक ऐसी फ़ोर्स जो ज़ीरो लाइन डिफेंस को देखती है। और भी फ़ोर्सेस हैं, लेकिन उनकी ऐसी ज़ीरो लाइन की ड्यूटीज़ नहीं है, जो बीएसएफ के पास में इंडिपेंडेंट बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है या ईस्टर्न बॉर्डर है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ठीक है? बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है सर दोनों जगह। आपको पता है कि दोनों जगह जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो उनकी हालात भी ठीक नहीं है। जैसे लास्टली देखा होगा आपने, बांग्लादेश में भी तख्तापलट हुआ, पाकिस्तान भी इस सिचुएशन से गुज़रता रहा है और गुज़रता रहेगा अभी। तो सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है बीएसएफ में। आपको कभी-कभी बहुत माइनस डिग्री पे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, इतने तपते रेगिस्तान में भी ड्यूटी है, नक्सलाइट में भी ड्यूटी है, नॉर्थ ईस्ट का चैलेंजिंग सिचुएशन है, मलेरिया प्रोन इलाके हैं सर, जो त्रिपुरा के हैं, अपना मिज़ोरम में लुंगलई हैं, कई ऐसी जगह हैं, जहाँ पर बहुत माइंड मलेरिया भी है सर वहाँ पर, बहुत ट्रुप्स को बहुत ज़्यादा बचना पड़ता है उन सब चीज़ों से। अच्छा। तो ये बहुत चैलेंजिंग है हमारे ट्रुप्स के लिए कि जो ये ऐसी सिचुएशन है, उन सिचुएशन में अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है और बॉर्डर भी प्रोटेक्शन रखना है। क्यों बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है सर बॉर्डर को आज की डेट में प्रोटेक्ट रखना, क्योंकि जो हिंदुस्तान के आस-पड़ोस के जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके कुछ हालात भी ठीक नहीं है और लगातार वो इन्फिल्ट्रेशन ये चीज़ें करते हुए रहते हैं। लेकिन बहुत ही मुस्तैदी से अपनी सीमा सुरक्षा बल ड्यूटी करती है। मैं
सैल्यूट करता हूँ उन जवानों के साथ जिनके साथ मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत वक्त बिताया हूँ। ठीक है, बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही डेडिकेशन से अपनी ड्यूटियाँ करते हैं कि उन ड्यूटियों को मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ऐसी फोर्स की ऐसी सिचुएशन होगी जो बीएसएफ की हाल फिलहाल में है, लेकिन फिर भी अपनी फोर्स अच्छा कर रही है, उस चीज़ का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। सर कुछ ऐसे गैप्स भी होते हैं क्या, चैलेंजेस? क्योंकि हम देखते हैं कि ऑल्दो हमारी इक्विपमेंट्स भी गवर्नमेंट देती है, सब कुछ, बट जी। कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। एक तो टफ है क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है विद हॉस्टाइल नेशंस वो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जी, जी, जी। तो कुछ और भी चैलेंजेस हैं हाँ, ऐसे? सर एक्चुअली क्या है कि बॉर्डर में सर फेंसिंग है कई जगहों पर, लेकिन दुनिया का कोई भी बॉर्डर है, इवन अमेरिका देखिए मेक्सिको में कितना ट्राई करता रहा, दुनिया का ऐसा कोई बॉर्डर नहीं जो 100% फेंसिंग हो सर। ऐसा कोई बॉर्डर आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब हाँ ठीक है, फेंसिंग है, ट्रुप्स अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, कई चीजें हैं उसके अंदर पे, बट लेकिन वो ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। तो दूसरी चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। मान लो आपकी ड्यूटी ऐसी जगह लगी है जहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स में, इवन जे में भी, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं हो, टेरेन ही ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पर फेंसिंग कर सको। तो कहीं न कहीं से क्योंकि क्रॉस फायरिंग होती है, थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए कभी ना कभी, फिर लोकलाइट्स की कुछ मदद होती है इन्फिल्ट्रेशन को, तो हो जाती है वो ट्रुप्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के ट्रुप्स हैं वो चैलेंजिंग है। लेकिन इवन दो दे आर फेसिंग दैट चैलेंजिंग, और वो उसमें सक्सेस भी लेते हैं। अभी हाल-फिलहाल बहुत कम हो चुका है ये चीज़ें, और मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन बहुत जल्द आने वाली भी, आज भी चुकी है। क्योंकि अभी सिक्योरिटी फोर्स का इक्विपमेंट भी बहुत एडवांस आ चुके हैं, जो सरकार दे रही हैं, इक्विपमेंट्स दे रही हैं, जो अपने पास में जो भी उनके पास लॉजिस्टिक सामान है, वो बहुत अच्छा मुहैया हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये कोई बड़ी डील होगी, और इस सिचुएशन को बहुत ईज़िली हम निकल जाएँगे इस। सर आपने बोला कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको थोड़ा लोकल लोगों से भी हेल्प मिल जाती है कई बार, क्योंकि हुँ, हर तरह के लोग हैं यहाँ, चाहे पैसे की वजह से, चाहे हुँ, उनका जो एफिलिएशन है वो थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ रहता है या जी, किधर जी। चाइना की तरफ भी हमने देखा है कि हाँ। कोई कोई इंटरनल न्यूज़ आती है। हुँ। तो वो आपने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन देखी है कि जहाँ पर आपने देखा है लोगों को हेल्प करते हुए? जी, बहुत देखा है सर। वो मैं इस बातों को कोई इफ एंड बट में नहीं जाना चाहूँगा, ना ही मैं कोई डिप्लोमैटिक इसमें आंसर दूँगा। एक सोल्जर हूँ, सोल्जर था तो सोल्जर हूँ, सोल्जर की तरह जवाब दूँगा। बहुत हेल्प होती है, बहुत हेल्प होती है। मैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स की है, वो किसी भी जगह पे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर बहुत हेल्प होती है लोकलाइट्स की। नहीं तो आप लगा लीजिए एक बंदा जो दूसरे देश से आ रहे हैं, उसको कहीं हमारी सिचुएशन नहीं पता, उसको कहाँ रहना है उसको ये नहीं पता है, ठीक है? कोई कहीं भाषा बोली के एक्सेंस में फ़र्क पड़ जाता है। मतलब उसको पता है भी वो एक सस्पेक्ट की तरह से डील हो सकता है। लेकिन फिर भी वो चैलेंज ले रहा है, वो आ रहा है, वो जोखिम ले रहा है। क्यों वो ले रहा है? क्योंकि उसको सपोर्ट है उस चीज़ का। तो ये हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम बार-बार पे मीडिया हो, लेफ्टिस्ट हो, या कोई भी आदमी हो, या सपोज़ मैं हूँ, आप हो, हम बार-बार पे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उसके अंदरूनी जो चीज़ है, उस चीज़ पे भी हमने ध्यान देना चाहिए। भई आप बार-बार पे एक सोल्जर पे क्या आप पॉइंट आउट कर रहे हो? वो तो अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा है, ठीक है? उसके चैलेंजिंग है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। वो मतलब कोई सा भी टेम्परेचर हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, अपनी सिचुएशन, अपनी ड्यूटी तो पूरा कर रहा है, और उसकी ड्यूटी को मॉनिटर करने के लिए बहुत उच्च अधिकारी भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसके हर हर लेवल में मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो आप उसको ब्लेम नहीं ठहरा सकते हो। आप सिक्योरिटी फोर्सेस या अपने सुरक्षा बलों को हमने ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति ब्लेम नहीं ठहराना चाहिए। हमने ये देखना चाहिए कि रूट कॉज़ क्या चीज़ है वो। लोकलाइट को क्या-क्या जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि ये और चीज़ों के लिए भी थोड़ा सिविल जो पुलिस है या लोकल पुलिस, उनके लिए भी चैलेंजिंग है। लेकिन समहाउ हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, इस चीज़ को देखना है हमने। हम बार-बार पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसको हमने इस सिचुएशन से हमने गेट इट निकलना पड़ेगा सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सर सेम पॉइंट पे जैसे पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ, हुँ, उसमें हमने देखा एक सेक्शन ऑफ मीडिया हुँ, या फिर एक सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हुँ, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग पार्टीज भी हैं, वो सबसे पहला आई थिंक जो उनका एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेने के लिए वो फोर्सेस को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, हुँ, या फिर फोर्सेस पे, जैसे आपने पूछा कि कितने हमारे हुँ, राफेल हुँ, गिरे या जी, फिर कितना हमारा डैमेज हुआ, क्या-क्या किया तुमने, हुँ, फोटो दिखाओ हमें, ये सब। हुँ, तो इस सब चीज़ों से हुँ, आर्मी के जो जवान हैं हुँ। वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं या फिर उनका मोरल डाउन होता है इन सब चीज़ों को सुन नहीं, के? डेफ़िनिटली डाउन होता है सर। इसमें मैं फिर इफ एंड बट कोई नहीं बोलूँगा। डेफ़िनिटली डाउन होता है जब कोई इस तरह की बातें पूछता है कि आपके कितने राइफ़ल गिरे, आपको क्या नुकसान हुआ। बड़ा दिलचस्पी है हिंदुस्तान के नुकसान होने में। अरे किसी ने ये क्वेश्चन तो दो, पाकिस्तान का क्या-क्या नुकसान हुआ? क्यों नहीं किसी ने इस पे एक लेख लिख दिया पूरा का पूरा? ठीक है भाई, हर सोर्सेज़ तो इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है।
ठीक है? आप मतलब आपको इस चीज़ों में तो बड़ा वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इस देश की सर कुछ विडंबना ऐसी है कि मतलब क्या नाम कहते हैं, यहाँ पर इन चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है कि इतिहासकारों में भी, वामपंथियों में इसमें बहुत वो है कि वो इस उस इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं जो विदेशियों ने लिखा है, जो आक्रमणकारियों ने लिखा है, उस इतिहास पे बड़ी दिलचस्पी, वो उस इतिहास को बिल्कुल सही मानते हैं। और जिसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा और जिसने अच्छा लिखा, उसको नहीं मानते हैं। ठीक है? नहीं, नहीं बोला हुनैन सिंह तो आया ही नहीं होगा, उसने ऐसे ही लिख दिया, वो तो मतलब ऐसे उसको मनगढ़ंत कहानियों पे जाते हैं। क्योंकि भाई इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है कि कितने राफेल गिरे, कितने हमारे ट्रूप्स को नुकसान हुआ, क्या हमें डैमेज फाइनेंशियली कितना हुआ। आप उनकी ओर से देखो ना कि क्या क्या उनको डैमेज हुआ। वो हमारे जितने डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ही बताया कि भाई हमने ये सिचुएशन, डेली की डेली रिपोर्टिंग भी हो रही थी। कर्नल सूफिया मैम हैं या वोमिका मैम है, वो डेली डेली बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। आपको अगर उन पर यकीन नहीं है तो फिर इस सिचुएशन में क्या करा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो देश का जनमानस है और जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत समझदार है इन चीज़ों में। मुझे इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है कि ये जो जनरेशन है ये बहुत समझदार है। ये पीछे को भी देख रही है और आगे को भी देख रही है, और ज़रूर इन ऐसी चीज़ों से प्रेरणा लेगी कि भाई किसने हमारे बारे में खराब बोला था, किसने हमारे बारे में सही बोला था। तो हिस्ट्री ऐसी रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी है कि अब हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। बहुत कुछ चीज़ें जो हम अपने देश के में सोचते थे, वो चीज़ें होंगी और ऐसी चीज़ें आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगी कि देश नई ऊँचाइयों को ज़रूर छुएगा। सर मैं वापस उसी क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा फ़ैसिनेटिंग था जब मैंने आपकी यूनिफ़ॉर्म देखी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जी। मैंने बैचेज़ के बारे में पढ़ा भी अलग-अलग, जो जी। आपने बोला कि इंसिग्नियाज़ हैं। हुँ। तो आप थोड़ा इंसिग्निया के बारे में और डिटेल बताएँगे? सर, वो कई लोगों को इसमें दिलचस्पी रहती है। हालाँकि मैं एक बात बता दूँ कि मैंने जैसे पहले बोला कि मैं लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को मानता हूँ, और मुझे जब भी मैं कोर्स करने जाता था तो मुझे पता भी नहीं था कि इनके कुछ बैचेज़ भी होते हैं ऐसे। बट मेरे को ये था कि ये कोर्स समहाउ कैसे कंप्लीट करना है और कुछ सीखना है इसमें से। लेकिन समहाउ वो हल्के-हल्के एक डेकोरेटिव यूनिफ़ॉर्म बन गई, और थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू सीनियर ऑफिसर की, और जो सीनियर जेसीओ साहिबान हैं उनकी बदौलत मैं इन चीज़ों को अकम्प्लिश कर पाया। जो मैं फिर यही इन बैचों पे आता हूँ सर, जो आप देख रहे हैं। इसमें जैसे मैं राइट साइड में इधर जो पार्कर का लगा है, वो पार्कर एक टेक्नीक है सर कि ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करने की विदाउट सपोर्ट से। फिर उसके नीचे पर जो 3 आप देख रहे हैं, उसमें से एक है पीएसओ का, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का। तो एनएसजी एक ऐसी संस्थान है जो ये क्योंकि वो वीआईपी सिक्योरिटी देती है। जो 3 ड्यूटियाँ हैं एनएसजी की, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर हाईजैक और वीआईपी प्रोटेक्शन। तो वीआईपी प्रोटेक्शन के तहत ही जो आपने एक पीपी यानी प्रोटेक्टिव पर्सन, जैसे एनएसजी की सिक्योरिटी आपने देखा योगी जी के पास में है, चंद्रबाबू नायडू जी के पास में है, फारूक अब्दुल्ला जी के पास में है, और भी कई जो हमारे गणमान्य पॉलिटिशियंस हैं या ऐसे कोई हैं जिनको थ्रेट परसेप्शन है, तो उनके बेस पे ये सिक्योरिटी दी जाती है। और एक वीआईपी के साथ में कैसे चलना है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको मतलब किस तरह से कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कुछ गोलीबारी होगी, तो कैसे उसको निकालना है। तो ये टेक्निक है, ये कोर्स चलता है सर, एनएसजी ही इस कोर्स को कराती है। और देश के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि चुनिंदा बंदे हैं, चुनिंदा जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आके एनएसजी में कोर्स करते हैं। उन्हीं के साथ में मैंने ये कोर्स करा और लकीली एक अच्छी ग्रेडिंग भी प्राप्त करी। और ये बेसिकली उसी चीज़ पे है कि आपको किस तरह से एक वीआईपी को प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ किस तरह से एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी करनी है, ताकि मतलब आप जब ज़रूरत पड़ने पे उस ड्यूटी को बखूबी निभा पाएँ, स्पेशली उस चीज़ के लिए। फिर आते हैं सेकंड में, जो आप मिडिल में देख रहे हैं सर, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज का है कि एनएसजी कभी-कभी ऐसे प्लेटफॉर्म रखती है जहाँ पर सारी फोर्सेस आती हैं, कुछ जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, जैसे अग्नि परीक्षा है, जैसे ये बॉम्ब की है, एआईपीसीसी है, कई चीज़ें ऐसी रखती हैं। तो उसके तहत पे जब एक्सरसाइज होती है तो वो बैच तो उस चीज़ का एक जॉइंट एक्सरसाइज का है। अग्नि परीक्षा सर क्या होता है? अग्नि परीक्षा एक्चुअली सर ये एक बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक की ही वो है, मतलब उसको नाम दिया गया एक्सरसाइज को अग्नि परीक्षा, जैसे कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है एक्सरसाइज को, ऑपरेशन को नाम दिया जाता है, जैसे अश्वमेघ है या थंडर वोल्ट है, या ऐसे नाम दिए जाते हैं उसमें। तो ऐसे ही फिर उसका नेक्स्ट जब बैच में आते हैं, ये है सर टैक्टिकल ड्राइविंग का। वो टैक्टिकल ड्राइविंग उसी पीएसओ की ड्रिल का एक पार्ट है सर, कि ड्राइवर्स को भी मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब आप जैसे कारकेट मूव कर रहा है, पीएसओ चल रहे हैं आपके पास में, जो पीपी के साथ में 5 मैन पीएसओ चल रहे हैं सपोज करो। जैसे सबसे आगे लॉन्ग लीड है, फिर उसके पीछे शॉर्ट लीड है, फिर बीच में पीपी है, राइट में आईसी है, लेफ्ट में मेन पीएसओ और पीछे टेल पीएसओ है। तो वो
हर किसी की गाड़ी में बैठते हैं, पीएसओ मतलब पर्सनल 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 सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ऑफिसर, जैसे गाड़ी में बैठते हैं, पीपी के साथ आईसी बैठ गया, और फिर एनएसजी 1-2 में इस तरह से एक गाड़ियों का सिचुएशन है। तो वहाँ पर ड्राइवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। ड्राइवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन होगी, फायरिंग होगी, तो ड्राइवर को उस टाइम पे उसी टैक्टिकल ड्राइविंग की जो टेक्निक है, जो कोर्स सिखाता है उसमें, सपोज 360 गाड़ी को रिवर्स वो करना है, मोड़ना है, 180 मोड़ना है, तो काफ़ी चीज़ें वो आप वीडियो में देखेंगे भी उसमें, तो बहुत कुशलता से ये करना पड़ता है, क्योंकि आपको गाड़ी को एक्सीडेंटल सिचुएशन से भी बचाना है। मान लो आप कोई टर्न कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, और आपने अपनी ही गाड़ी उसको डैमेज हो गया कुछ, तो फिर तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। लेकिन चूँकि एनएसजी में इसमें बहुत ही महारत हासिल है, जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं इसमें। जब वो, हालांकि 1 महीने का कोर्स है, लेकिन वो पल पल पे एक एक स्टूडेंट पे बहुत मेहनत करते हैं। कोई अगर कमज़ोर स्टूडेंट भी होगा, उस पर भी वो एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि किस तरह से इस गाड़ी को, इस सिचुएशन को, या कैसे कैसे इनको निकाला जाए, उस पर उनको बहुत ज़ोर रहता है। तो ये बेसिकली टेक्निकल ड्राइविंग कोर्स का बैच था, जो तीसरा वाला देखा आप। फिर नीचे तो एनएसजी का इंसिग्निया है सर, वो तो जो भी डेपुटेशन आता है उसको मिलता ही है। उसके नीचे एक बॉम्ब डिस्पोजल बेसिक कोर्स का है, कि बॉम्ब डिस्पोजल बेसिकली एनर्जी 2 टाइप को कोर्स कराती है, एक बेसिक एक एडवांस। अगर आप बेसिक में आपको ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, फिर आपको एडवांस करने का मौका भी दिया जाएगा। तो बेसिकली वो बॉम्ब फील्ड के ऊपर पे है सारा, की जैसे आईडीज़ का है, क्या मैनेजमेंट है, क्या उनकी ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह से उनका डिफ्यूज़ सिस्टम कराया जाता है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना है। सपोज़ मैं फिर बताना चाहूँगा कि जैसे फ़िल्मों में हम दिखाते हैं ये लाल तार काटना है या वो, ऐसा कुछ नहीं होता बॉम्ब फील्ड में सर। बॉम्ब फील्ड बहुत ही क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, ठीक है? बॉम्ब फील्ड के बारे में कहावत है कि जो आईडीज़ है, वो जब लगती है तो उसके बारे में 2 ही लोग जानते हैं, एक लगाने वाला और एक भगवान। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बार-बार आती है कि उसमें क्या मैकेनिज़्म आप जान ही नहीं पाओगे। सपोज़ करो आप टच करने गए, अब वो आप फट गया वो। जो बॉम्ब सूट भी है उसकी कैपेसिटी भी 10 केजी 3.6 मीटर का रेंज है। ज़्यादा अब जैसे पुलवामा जैसा है 400 किलो का आरडीएक्स था, तो उसमें बॉम्ब सूट क्या कर पाएगा। तो बेसिकली वो चीज़ें बॉम्ब फील्ड के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी, और एनएसजी बहुत अच्छी तरह से उस कोर्स को कराती है। फिर आते हैं सर लेफ़्ट साइड को, तो सबसे ऊपर आप रिबन के ऊपर देखते हैं एक कोर्स है, उसका नाम है टीसीसीएस, टोटल कॉम्बैट कॉन्टैक्ट सिस्टम। ये कहीं बाहर से साइबेरिया से इंस्ट्रक्टर आते थे, सर्बिया वगैरह से, और उनने इज़राइल वगैरह में भी कहीं इसकी ट्रेनिंग दी थी। तो उनके साथ में मौका मिला है इसको करने का, हालाँकि ज़्यादा लंबा नहीं था, बट लेकिन वो कोर्स बहुत, मतलब आपके इंटरवेंशन और इन चीज़ों में, और इवन आप लीजिए मेडिकली फील्ड में ही, मान लो किसी को गोली लगी, तो आपने किस तरह से उसको ट्रीट करना है, मान लो उसको किस तरह से आपने उठाना है। सपोज़ करो कोई हड्डी टूट गई, मैंने गलत जगह से उठा दिया, तो वो कंप्लीटली वो सारी सिचुएशन को डील करता है कि एक बंदा इंसर्जेंसी के टाइम पे किस तरह की आपने, जो आपका मेंटल स्टेटस है, आपकी फायरिंग कैसी है, आप किस तरह से आपने डील करना है, वुंडेड लेग को किस तरह से डील करना है, उसके बारे में है ये। फिर नीचे हैं सर वो मेरे मेडल्स हैं, वो जो मैं फिर आऊँगा, जो डायरेक्टर जनरल कमेंडेशंस रोल्स हैं, वो कुछ बीएसएफ की ओर से हैं सर, कुछ एनएसजी की ओर से हैं। जैसे जैसे सर्विस मैंने ठीक ठाक करी, मैं समझता हूँ, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था, वो मुझे मिलते गए। फिर नीचे फिर आते हैं सर, कोर्स में आते हैं, जो सबसे फ्रंट में है, उसमें एक बीडी एडवांस का है, वो मैं बता ही चुका हूँ, उसमें थोड़ा एडवांस टेक्निक सिखाई जाती है बॉम्ब डिस्पोजल में। उसके बाद में एक अनआर्म्ड कॉम्बैट का है सर, वो अनआर्म्ड कॉम्बैट, जो मान लो कि कभी कभी आप पे हथियार नहीं होते हैं, या मतलब आपके पास में दूसरे एनिमी के पास में चाकू है, कुछ स्टिक्स है, कहीं मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल खाली हाथ से किस तरह से लड़ाई करनी है, या किस तरह से आपने उसको भी निष्क्रिय करना है, एनिमी को भी कुछ निष्क्रिय करना है, तो जिसकी बदौलत मतलब आप अपने टारगेट को या अचीव कर सकें। इवन हॉस्टेज नेगोशिएशन या हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी सिचुएशन में, सॉरी, ये बड़ी काम आती है ये चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली हाथ, जब हाथ की लड़ाई होगी तो आपके हाथ ही काम चलेंगे सर उसमें। फिर उसके बाद में एक योगा को कोर्स है सर, वो ट्रेनर ऑफ ट्रेनीज़ है, वो मास्टर योगा ट्रेनर्स का है, वो मुरारी देसाई ने, वो भी एनएसजी ने ही हमें कराया था। ये मुरारी देसाई संस्थान है, एक जो राष्ट्रीय संस्थान है, उसने 3 महीने का कोर्स था, काफ़ी इसमें अपना थ्योरेटिकल पोर्शन भी था, काफ़ी आसन भी थे, तो इसको भी सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाया। फिर उसके नीचे एक सर हॉस्टेज नेगोशिएशन का है, वही जो सबसे मुझे कोर्स लगा कि जिसमें बहुत कुछ आदमी सीख सकता है, क्योंकि उसमें मेंटल स्टेटस रीडिंग है, कई चीज़ें ऐसी हैं, बड़े बड़े अपने सीनियर अधिकारी या बहुत ही डिग्निटरीज आते हैं जो उसमें लेक्चर्स लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ हैंडल, सिचुएशन को हैंडल करना सिखाते हैं। ये सर इसमें मैं आपसे और डिटेल में पूछूंगा अभी हम्म, इसके बारे में ना, बड़ा जी, इंटरेस्टिंग है ये। हाँ हाँ जी। तो उस टाइप के ये सारे कोर्सेज हैं सर।
जो मतलब क्या नाम है, तभी वो वर्दी थोड़ी सजी भी रहती है और ऑब्वियसली फिर आपको भी अच्छी लगती है वो। सही है। तो पहले तो जैसे हम्म, बॉम्ब डिस्पोजल में हम्म, आपने बोला कि बहुत एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं। हम्म, सुन के मतलब हमें थोड़ा हम्म। बुरा लग रहा है कि लाल और नीले तार नहीं कटते हैं जो कि मूवीज़ में होता है। हाँ, तो अगर बॉम्ब दिख जाए तो उसका कुछ नहीं कोई नहीं सर, सॉल्यूशन नहीं है। उसमें ऐसा कुछ आपने नहीं करना है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि कॉमन एरिया, वाइटल एरिया, इस टाइप की सिचुएशन होती हैं। सपोज करो बिल्डिंग में आपको मिल गया, तो बिल्डिंग में आपने तो सबसे पहले सर जान की नक्शा करनी है। पहले पब्लिक को खाली करवाना है वहाँ से। ओपन एरिया है, जैसे ओपन एरिया आपको ग्राउंड में मिल गया, तब ठीक है, आप डिफ्यूज डिफ्यूज सिस्टम में जा सकते हो, वहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। अब कॉमन एरिया है, जैसे मतलब शॉपिंग मॉल है, कोई खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कॉमन एरिया जहाँ पर वो है, तो इस सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन है सर, जहाँ पर जो एक बीडी क्या नाम है टेक्नीशियन को डील करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब जाओ, आप जाते हो तार काट दो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी सर। कोई ग्राउंड है वो दोबारा बन सकता है, लेकिन जान चलेगी तो जान सबसे कीमती है। तो इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हमने पब्लिक का ध्यान रखना है, खुद अपनी सेफ्टी भी ध्यान रखनी है। मान लो हम ही उसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो हमने भी उसकी देखनी है कि भाई किस हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं। वो फिर ऐसे करते-करते थोड़ा हल्के-फुल्की स्टडी करते फिर आगे बढ़ा जा सकता है उसमें। और सर इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रोल अभी आता है? क्योंकि एक तो जैसे आपने 400 हुँ, केजी आरडीएक्स बोला, हुँ। ये आया कैसे? ये टेररिस्ट के पास आया कैसे? और अगर इतना मात्रा में आरडीएक्स है, हुँ। तो इसके क्या ट्रेसेस भी छूट जाते हैं मतलब अगर बनाने के हाँ टाइम पे सर, मिला है? वो डेफ़िनिटली वो सही बोल रहे हैं आप, सच है ऐसे। अब देखो सर, आया कैसे, ये तो बड़ी लंबी कहानी, इस पे बहुत रिसर्च भी हुई, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी, ये सारी जो आज की वॉरफेयर है सर, वो टेक्नोलॉजी पे लड़ी जा रही है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा आपने, ग्राउंड की कोई लड़ाई नहीं, सब लड़ाई वो टेक्नोलॉजी की है। जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का इतना मजबूत था, जो हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे देश के जवानों ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करके इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाया कि जिसके बदौलत पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो ये टेक्नो आज आने वाले टाइम पे वॉर सर टेक्नोलॉजिकली होगी, जो भी वॉर होगी। वही कंट्री सक्सेसफुल है जिसका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम सबसे अच्छा है, जिसका टेक्नोलॉजी सिस्टम अच्छा है, जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, जिसका इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम अच्छा है, वही कंट्री आगे इसमें ग्रो करेगी। इवन देखिए अब रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकली वार हो रहा है, वो ड्रोन से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। कुछ कभी-कभी यूक्रेन अपर साइड में वो ड्रोन से कहीं नुकसान कर दे रहे हैं, बट स्टिल रशिया ऑन द एज साइड। तो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है सर अब आने वाले टाइम में, क्योंकि आप लगा लीजिए टेक्नोलॉजी हर दशक में चेंज होती भी रही है, हर सदी में चेंज होती रही है। सपोज जब बाबर इस देश में आया था तो तोपें लेके आया था, उस टाइम पे तोप का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो तोपें लेके आया, तोप यहाँ लोग तलवार भाले इनसे लड़ते थे। और फिर जब अहमद शाह अब्दाली ले आया, जब यहाँ के लोगों ने तोप डेवलप करी, फिर अहमद शाह अब्दाली तोपें लेके आया, तो छोटी छोटी तोपें लेके आया जो ऊँट के ऊपर भी रखी जा सकती थी। तो टेक्नोलॉजी सिस्टम तो उस टाइम पे भी थी सर, अभी भी है और आने वाले टाइम पे भी रहेगी। और ये इतिहास, तारीख इस बात की गवाह है, जिसकी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है वही देश सक्सेस हो पाया इन वॉरफेयर में। सर बॉम्ब डिस्पोजल के बाद आपने एक बात और की कि नेगोशिएशंस का जो हम्म, हॉस्टेज सिचुएशंस होती हैं उसमें नेगोशिएशन, जैसे कि हम्म। आई थिंक कंधार एक लास्ट था जो मुझे पता है जिसमें हाँ सर, नेगोशिएशन का हाँ, गेम था। देखिए वो तो नेगोशिएशन एक वर्ड है सर, जनरली नेगोशिएशन या बार्गेनिंग कह सकते हैं आप। तो नेगोशिएशन तो हर पल-पल में आप करते रहते हैं। आप सपोज़ आप सब्ज़ी मंडी में जा रहे हैं, नेगोशिएशन तो कर रहे हैं कि भाई 20 के आलू नहीं 15 के दे दे। एक नेगोशिएशन है, बट उसमें ये देखा जाता है कि सर मान लो हमारी कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है कि टैक्टिकल ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा है, या नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान पे हम अपनी टैक्टिकल टीम को थोड़ा चांस दें कि जिसकी बदौलत वो मतलब इन चीज़ों को कर सके। मतलब हम कितनी देर उसको एंगेज रख सकते हैं, उसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, उनकी डिमांड क्या-क्या है उस पे मतलब थोड़ा एम्फेसिस कर सकते हैं, या मतलब उनको एंगेज रख सकते हैं। मेनली एंगेज रखने का ज़्यादा है। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं, 2-3 तरीके और भी हैं जिसकी बदौलत ये चीज़ें हम आगे को मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसमें। बट बेसिकली नेगोशिएशन हम ये कह सकते हैं आप कि उसका सक्सेस रेट लीस्ट बार्गेनिंग पे है। मान लो कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर हम टैक्टिकल ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर की जान-माल की भी रक्षा करनी है। सपोज़ अगर मान लो 100 लोग एक हॉस्टेज टेकर ने बंधक बना रखे हैं, और उसमें से अगर वो 2 लोगों को ही मार देता है, तो हमारे लिए वो सक्सेस नहीं है वो। क्योंकि उस सिचुएशन में फिर क्या है कि हो सकता है उसने 2 हमारे सामने वाले 2 उसने पहले से मार रखे हों। ठीक है, हमें तो नहीं पता अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। बट समहाउ उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं।
बट ये जो बार्गेनिंग की सिचुएशन है, ये इसको विन लूज के तरीके से ना देखा जाए, ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है उन चीज़ों में। बेसिकली ये कोर्स तो जो इंडिया के अंदर एनर्जी करवाती है, ये सिर्फ उन केस स्टडीज़ पर और उनके माइंड सेटअप पे, या आपने सपोज अगर आपको कोई नेगोशिएटर की ड्यूटी दे दी गई, तो आपने किस हिसाब से उनसे बात करनी है, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बड़े अच्छे डिग्नेटरीज आते हैं जो इस कोर्स में लेक्चर्स लेते हैं, करवाते हैं हमें, और सिचुएशन भी देते हैं हमें ऐसी जिसमें हमारे टेस्टिंग भी होते हैं। तो एक अलग तरह का अनुभव है सर, बट लेकिन अच्छा अनुभव है ये, मैं कहूँ। सर ये जैसे हॉस्टेज रिलेटेड ट्रेनिंग हो गई नेगोशिएशंस की, या फिर जो ऐसे आई थिंक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो गए, या फिर प्लेन हाईजैकिंग हो गई, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है नेगोशिएशंस की। तो ऐसा आपने कॉमन लाइफ में भी उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने का कुछ की है? सर ऐसा तो फ्रैंकली उतना कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। नेगोशिएशन तो रोज़, वो तो वाइफ़ से भी नेगोशिएशन होती रोज़ की रोज़, ऐसा कुछ नहीं है। बट तो उसमें स्किल काम आती है या उसमें हाँ, सही क्वेश्चन है। स्किल, अब जैसे क्या होता है कि मतलब थोड़ा दोनों में से कोई झुक जाए तो काम ही आ जाए वो, ठीक है? अगर वो झुक जाए तो मैं अच्छा नेगोशिएटर हूँ, अगर मैं झुक जाऊँगा तो वो अच्छी नेगोशिएटर है। तो समहाउ सही बोल रहे हैं आप। बट इसमें क्या है कि सर, जो ट्रेनिंग सिस्टम पे इसका अच्छा यूज़ होता है हमारे, क्योंकि अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं कंधार के बाद में। तो इंडिया उसके बाद जिस स्थिति में देश था उस टाइम पे 1999 में, वो ऐसी स्थिति अभी आ भी नहीं सकती है। और अगर आती भी है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस चैलेंज को बखूबी एक्सेप्ट करेंगी और बखूबी उसका अच्छा अंजाम तक पहुंचाएंगे उसको, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग थी। बिल्कुल एक सडन नई सिचुएशन थी ना, ऐसी सिचुएशन फेस भी नहीं करी थी। हालांकि एनएसजी भी उस टाइम पे कंधार में तक भी चली गई थी, वो विदेशी धरती पे पहली बार एनएसजी ने कदम रखा था, लेकिन उनको वो प्लेन से निकलने का मौका नहीं मिला, और ऐसा मतलब क्या नाम कहते हैं, ऑपरेशन करने का ऐसा वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जो हॉस्टेज टेकर थे वो पूरी तरह से तालिबान के सपोर्ट से वहाँ पर सारी चीज़ें ऑपरेट कर पा रहे थे। तो क्योंकि बार बार तालिबानियों का कहना था कि भाई इस ज़मीन पर खून नहीं बहना चाहिए, लेकिन वो असल में वो कहने के लिए हमें बोल रहे थे, लेकिन असल में वो हॉस्टेज टेकर को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये सिचुएशन, बट मैं नहीं समझता हूँ कि आज की डेट में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मुस्तैद हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां बहुत बखूबी काम कर रही हैं, और बखूबी उनको हर चीज़ गवर्नमेंट की ओर से मुहैया भी कराई जा रही है। तो अभी मैं नहीं समझता हूँ कोई सिचुएशन आएगी, और सिचुएशन आती भी है तो उसको बहुत अच्छी तरह से, जो आज की हमारी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। सर एक पॉडकास्ट में अगेन एनर्जी कमांडर एक सर हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि जो फ्लाइट्स उड़ती हैं इंडिया में या बाहर जाती हैं, उसमें कुछ परसेंटेज में एनर्जी कमांडर्स भी रहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए रेडी रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो मतलब जैसे जैसी आईबी या मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी जैसा थ्रेट परसेप्शन आता है, तो उसमें मतलब डेफिनेटली वो चीज़ें और वैसे भी आजकल प्रोटेक्शन जोन एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा है सर। जैसे CISFs है, और मतलब जैसे डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन के अंदर पे जैसे ये आते हैं, तो उनके अंदर पे भी एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, आप भी जैसे ट्रैवल करते हैं, तो आजकल सिक्योरिटी जोन बहुत अच्छे बना रखे हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा ना कि आज 1999 जैसी सिचुएशन शायद आज नहीं आए, वो क्योंकि आज के जो सुरक्षा तंत्र हैं वो बहुत मजबूत हैं, बहुत एडवांस लेवल के हैं, ठीक है? इंडिया के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी बहुत अच्छे हैं। और इवन आप भी, हम बार बार कंधार का जिक्र करते हैं, लेकिन कंधार हमारी ज़मीन से नहीं हुआ था सर, वो तो नेपाल से काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुआ था। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे मजबूत मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे थे, और ऐसी सिचुएशन हमारे उससे नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम बार बार कंधार हाईजैक का जिक्र करते हैं, और हम अल्टीमेटली क्या हुआ, थोड़ा किसी के पब्लिक के मन में शंका आ जाती है सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ, लेकिन फिर से वो सोच ना जी, हमारी जमीन से तो हुआ नहीं सर वो, और ना ही हमारी जमीन पे लैंड हुआ वो, कंधार जाके लैंड हुआ वो, ठीक है? बीच में अमृतसर में जरूर लैंड हुआ था वो, थोड़ा हमारे जो पायलट थे उनने कुछ समझदारी दिखाई, उनने बार बार उनको बोलते रहे कि भाई फ्यूल खत्म हो गया है, अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो फिर उनको फिर डाउट होने लगा कि भाई ये कुछ ऑपरेशन प्लान ना कर लें यहाँ पर, एनएसजी ना आ जाए, ये कोई तो वो तो सर उस टाइम की सिचुएशन थी। अब उस टाइम पे क्या डिसीजन था, या उसमें बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है कि भाई क्यों छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, बट समहाउ लोगों को बचाना भी जरूरी था उस टाइम पे। सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी, कुछ सिनेरियो ये कह सकते हैं, वो कुछ समय की ऐसी डिमांड थी, तो उससे हम सीख ले सकते हैं, लेकिन बार बार हम उन चीज़ों पर ना जाया जाए, ये मेरा खास पर्सनली रिक्वेस्ट है इसमें। सर आपने तालिबान की बात की, जो अभी जियोपॉलिटिकल
फेज चल रहा है जिसमें कि अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, पाकिस्तान और हुँ, अफ़गानिस्तान तालिबान की थोड़ी हुँ, 36 का आंकड़ा चल रहा है, अभी लड़ाई हुँ, चल रही है बॉर्डर्स पे। हुँ, प्लस यूएस और इंडिया का भी कुछ ना कुछ हुँ, ट्रेड वॉर चल रहा है या फिर वो किसी न किसी वजह से इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हुँ। हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कहाँ देखते हैं और कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस इस सब चीज़ों के लिए कुछ थ्रेट भी देखते हैं कि अगर ये कुछ और सीन चेंज हुआ तो हमें हुँ। क्या प्रिपेयर रहना पड़ेगा? नहीं, इसमें आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं इसको मोर ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो से नहीं देखता हूँ। ये जियोपॉलिटिक्स एक मतलब क्या नाम है, ये पूरी तरह से राजनीति से ओत-प्रोत चीज़ें हैं ये। आप जैसे तालिबान की बात ले लें या पाकिस्तान के साथ उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तहरीक-ए-तालिबान को लेकर हैं या कुछ इंटरनली हैं, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान इनकी कभी दोस्ती थी ही नहीं। ये बाहर दिखाने के लिए ज़रूर दोस्ती हो सकती थी, लेकिन कभी इनकी दोस्ती थी नहीं। इवन जब अमेरिका ने 9/11 के बाद अटैक करा अफ़गानिस्तान पे, तो उन्होंने पाकिस्तान का बेस पूरा यूज़ करा। तो तालिबान तो पहले से ही उनसे खपा था। तो बीच में आप कह सकते हैं हाँ, थोड़ा कभी एज मिल गया, कभी वो मिल गया, वो अलग चीज़ है। बट ये शुरू से ही इनका एंटी सिस्टम था। फिर जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है सर, वो इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करी नहीं जा सकती। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन टोटली अलग है। इसीलिए मतलब बार-बार जब कहते हैं ना कि अफ़गानिस्तान में ना सोवियत सेनाएँ सफल हो पाई, ना अमेरिका 2 बार का सफल नहीं हो पाए। कुछ अ, उनका टेरेन इस तरह का है, कुछ सिचुएशन इस तरह की है वहाँ पे। और अफ़गानिस्तान का ये जो उनका जो डिस्टर्बेंस देखते हैं आप, ये डिस्टर्बेंस अभी का नहीं है। ये आप 100 साल या 1000 साल पीछे भी चले जाओ आप, अफ़गानिस्तान आपको ऐसे ही मिलेगा। वही लड़ाई, वही मार-काट, उसके पीछे एक आध रीज़न है, वो समझिए। जो अफ़गानिस्तान का जो सिचुएशन है, जो उनका ट्रेडिशन है, वो जैसे कबायली बोलते हैं, कबीलों में बँटा हुआ है। तो कबीलों में बँटा हुआ है, होता क्या था कि आप जैसे पुरानी सिचुएशन पे चले जाइए, तो जैसे एक कबीले का सरदार होता था, उसके 6 बच्चे हो गए, तो वो जो अपनी जो रियासत थी उसको 6 बच्चों में तक़सीम कर देता था वो। फिर वो 6 बच्चे उस कबीले के सरदार बन जाते थे। अब मान लें उनके भी आगे 6 बच्चे हो गए, तो फिर वो कबीले के फिर वो मतलब बढ़ते-बढ़ते वो ज़मीनें चली गई। तो अब ज़मीनें चली गई, बढ़ते-बढ़ते आगे, तो फिर वो कबीले, अब वो ज़मीन कम होने लगी तो एक-दूसरे से लड़ाई करने लग पड़े। तो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बहुत पहले से है। आप देखिए अफ़गानिस्तान में कोई पीस सिस्टम था ही नहीं। अगर आप 1000 साल पीछे भी चले हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं अफ़गानिस्तान में आपको ये पीस सिस्टम मिला होगा। जैसे फरगना है समरकंद से, जहाँ से बाबर आया था, या पहले भी जो मुगल बादशाह आते रहे जो इन रीजन से, इन रीजनों में यही डिस्टरबेंस, यही थोड़ा, क्योंकि वो जो बार-बार वो जैसे सिचुएशन क्या है, बादशाह राजाओं की जहाँ हुकूमत रही, उन्होंने अपने बड़े लड़के को राजा बनाया तो ज़्यादा उसमें वो नहीं होता था, या उसने 2 बेटों में बाँट भी दी तो उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो लेकिन अफ़गानिस्तान का जो कबीले का सिस्टम, जो कबायली कहते हैं, एक बार एक कबीले का सरदार और उसके बच्चे उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर अगले के बच्चे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऐसे आपस में वो लड़ते रहते थे। तो ये उनकी बहुत पुरानी सिचुएशन है। ये सिचुएशन और वो सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, भले उसको कोई माने ना माने, वो उनके इंटरनली तो लड़ाई हो रही है। अभी जो अफ़गानिस्तान में आप जो मर रहे हैं, वो उन्हीं के लोग तो मर रहे हैं आपस में। जो जितनी भी लड़ाइयाँ उनमें हो रही है, भले पहले नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट थी, जिसको तालिबानियों ने हटाया, अहमद करज़ई की गवर्नमेंट थी, वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं वो। उनका कोई ऐसा भी नहीं कि बाहर से कोई ऐसा कोई इंटरवेंशन हो कि भई पाकिस्तान कर रहा हो, ये कुछ कर रहा हो। और फिर जहाँ तक पाकिस्तान की बात है या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात है, जैसे अमेरिका की बात आपने करी, ये तो मैं बार-बार इस चीज़ को कहता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड हो या अरेबिक वर्ल्ड हो, ये कोई भी हो जो दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज़ हों, ये सब हिंदुस्तान को एक हिकारत की नज़र से देखती हैं। इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। क्योंकि इनको देखिए, अब हिंदुस्तान अभी चौथी अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी वो तीसरी भी हो जाएगा। तो सेकंड और फर्स्ट के लिए चैलेंजिंग है वो चीज़ें। तो हिंदुस्तान को कोई बढ़ते हुए ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। ये एक फैक्ट की बात है, ठीक है? इसको भले ही हमारे वामपंथी इतिहासकार कुछ और बोल रहे हैं या कुछ और लोगों को मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली समझाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 1000 साल पहले भी इन्हीं डच, इन्हीं फ्रेंच, इन्हीं अरेबिक लोगों की मतलब मंज़िल हिंदुस्तान होती थी। अपनी कहानियों में यही सुनते थे कि एक देश सोने की चिड़िया है, वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कैसे उसको लूटा जाए। इनकी वही मानसिकता थी, वो मानसिकता भी इस रूप में आ रखी है इनकी। तो इसलिए हिंदुस्तान को अपने स्वयंभू अपने पैरों पर, और अपनी जो बिल्कुल अभी हिंदुस्तान खड़ा भी है उसमें और मजबूती से वो आगे बढ़ भी रहा है। तो इसी जो ग्रोथ ऑफ रेट से हिंदुस्तान को अपने ऊपर विश्वास रखे, ना उसको अमेरिका पे ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, ना उसको चाइना पे विश्वास करने की ज़रूरत है, या किसी भी कंट्री पे।
क्योंकि हमारा देश, हमारे लोग इस चीज़ में बहुत ही कैपेबल हैं, सक्षम हैं कि वो कुछ भी आप लेके हम चाँद के अनछुए हिस्से पे पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँचा, क्यों? ये हमारे लोगों की सक्सेस है। तो ऐसे कई चीज़ हम कर सकते हैं। भाई जो हमारे हज़ारों साल पुराने, ये लोग तो अभी 100 साल पहले कहते हैं पृथ्वी गोल थी। हमने तो भूगोल भुला गया कि भू को गोल इसलिए बोलते हैं कि हमें पता था पृथ्वी गोल है। तो हमारे जैसा जो तारों की गणना कर सकता है, जो आकाश से गंगा उतार सकता है, तो उससे समझदार आदमी तो मैं नहीं समझता हूँ कि ना पहले था ना अब होगा। हमें अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखना चाहिए और जो भी हमारी साक्षरता है, सक्षमता है, उस पे लेके हम आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं आज के समय पे कहना चाहूँगा। या हाँ सर, मतलब हुँ। इस चीज़ का आई थिंक बिलीव करके कॉन्फिडेंस करना भी अपने आप पे बहुत ज़रूरी है ताकि बिल्कुल। आगे बढ़ सकें हम इस बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल, लेके ना। बिल्कुल सर। जी। सर एक आई थिंक टेक्नोलॉजी की बात करी हमने, एक दूसरा एस्पेक्ट जो आपने बोला हुँ, हैंड टू हैंड फाइट या फिर विदाउट वेपन्स कॉम्बैट जो जी। हो गया। हुँ, अगर हम अपना बॉर्डर देखें तो चाइना के साथ जो हमारी ट्रीटी थी वो यही थी कि विदाउट वेपन्स अगर कुछ स्कर्मिश होगा तो वो होगा। तो वहाँ पर स्कर्मिश हुआ, हुँ, कर्नल संतोष बाबू भी जो थे, तो सारा हैंड टू हैंड फाइट वहाँ पर हुआ इन सब चीज़ों के साथ। हुँ, तो इस चीज़ के लिए हुँ। ऐसे सिचुएशन में आप आगे क्या देखते हैं? अगर हैंड टू हैंड फाइट की नौबत आती है, तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है या नहीं फिर हम सर, वेपन्स उठा लेंगे हाँ, सीधा? नहीं इंडिया अभी इन चीज़ों में सर बहुत अच्छी अभी जो सिचुएशन चल रही है या जो गलवान में हुआ, उसके बाद में जो ये कुछ टेक्निक थी या ये जो कोर्सेज़ कहें, ये बहुत कंपल्सरी करा दिए गए हैं इंडियन आर्मी के अंदर भी और सिक्योरिटी फोर्स के अंदर भी और इवन एनएसजी में तो ये होते ही हैं, बहुत पहले से होते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पर बॉर्डर में ऐसा-ऐसा सिनेरियो है, तो वहाँ पर हमें हर तरह के जो सिचुएशन है उनके लिए तैयार रहना चाहिए। भले हैंड टू हैंड हो या वेपन से हो या कुछ टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, कि समहाउ कहीं न कहीं पर मान लो टेक्नोलॉजी फेल हो गई, मतलब आप का मोबाइल सपोज़ करो सिग्नल चला जाता है, तो आप फिर देखते हैं यार किसी घर में लैंडलाइन तो नहीं रखा है, तो वो चीज़ें मतलब इन चीज़ों में। अब जैसे सपोज़ करो कि पहले अंतर्देशीय लिफ़ाफ़े होते, आजकल तो कोई लिखता नहीं पोस्ट कार्ड। लेकिन फिर भी मतलब यार किसी को विश करना है यार, कार्ड तो भेज देते हैं। तो समहाउ फिर भी इनकी जो प्रायिकता है वो बची हुई है और हमें इन चीज़ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए और ना ही रफली करना चाहिए। क्योंकि जो गलवान की सिचुएशन थी सर और जो गलवान में हुआ, वो दुनिया के लिए भी बड़ा शॉकिंग था क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कभी विश्वास नहीं करा जा सकता था चाइना पे किसी भी हिसाब से। क्योंकि चाइना ने इस चीज़ का प्रमाण बार-बार अपने से ही दे रखा है उन्होंने, कि वो खुद कहता है कि मैं विश्वास करने लायक नहीं हूँ क्योंकि और इंडिया की भी जो अभी सिचुएशन ऐसी है और इंडिया भी बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रहा है। वो कोई चाइना को बहुत ज़्यादा उससे नहीं देखता इंडिया। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि कंट्री ब्यूरोक्रेट्स और जो भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसको डील कर रहे हैं और देश बहुत ही सही हाथों में है और देश ऐसे प्रगति करता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़। सर इसी चीज़ पे आई थिंक थोड़ा क्लोजिंग नोट पे मैं ये पूछता हूँ कि जैसे आपने बोला कि देश पूरा विश्वास है और सही तरह से चल रहा है। हुँ, आप आने वाले टाइम में इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, हुँ। इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है उसको कैसे देखते हैं? और कोई ऐसे स्टेप्स जो आप सजेस्ट करेंगे जो कि मे बी मिस हो रहा हो या फिर गवर्नमेंट को या फिर किसी को फोकस करना चाहिए अपने फोर्सेस को लेके, हुँ। अपनी इकोनॉमी को लेके, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सजेस्ट करना चाहें? सर सबसे बड़ा सेस तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो आज की हमारी जनरेशन है, अपने इतिहास को देखें और उससे ही प्रेरणा लें। ठीक है? उससे बहुत हमारे इतिहास गौरवशाली इतिहास है, गौरवों से भरा इतिहास है। अपना जो भारत का इतिहास है और दूसरा सिर्फ़ अपने पे विश्वास रखें। ना हमें कोई अमेरिका में विश्वास करने की ज़रूरत है, ना चाइना में या किसी भी देश में भी। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं चाहता है। भले हम किससे दोस्ती करें या कुछ करें, कोई भी करें। तो सरकार बिल्कुल उस दिशा में सही चल रही है। आने वाली जनरेशन को भी मैं ये कहूँगा और जो अभी हमारी करंट जनरेशन है वो भी इस दिशा में उनको भी ये भली-भाँति इन चीज़ों से परिचित है वो। क्योंकि मैं इस सिचुएशन को सर इस तरह से देखता हूँ कि जो इंडिया का फ्यूचर है वो बहुत अच्छे हाथों में है और भी अच्छे हाथों में जाएगा आने वाले टाइम पे। भले ये सरकार हो, कोई भी सरकार हो, क्योंकि अब देश एक राइट ट्रैक पे चल पड़ा है। जो उसको मतलब उसको अपने जो इफ एंड बट्स हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। अभी मतलब हमें किसी चीज़ पे इस चीज़ में चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भई वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ या मतलब पहले क्या हो चुका है, आने वाले टाइम पे क्या होगा, वो नहीं। हमें सिर्फ़ प्रेज़ेंट में जीना है और प्रेज़ेंट में जी के ही हम बहुत अपनी और हिंदुस्तानी लोग बहुत कैपेबल हैं सर। वो पहले भी बहुत कैपेबल थे। आज से 5000 साल पहले भी कैपेबल थे, आज से 1000 साल पहले भी कैपेबल थे। दुनिया के किसी भी आदमी से, किसी भी मुल्क से ज़्यादा हिंदुस्तानी लोग कैपेबल हैं। बस अपनी क्षमता पे भरोसा रखें और देश इसी तरह से तरक्की करता रहे।
थैंक यू सर, बहुत मोटिवेशनल था और बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर कि जो यूथ है उसको भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। और थैंक्स अ लॉट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आपके इंसिग्नियाज मेडल्स के बारे में सुनने के लिए। मैं आपका थैंक्स करूंगा देश को आपके सर्विसेज देने के लिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको भी और आपके जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, आपने मुझे मौका दिया, एक कॉमन सैनिक को मौका दिया कोई बड़ा नाम नहीं है मेरा, लेकिन मतलब मैं चाहूँगा कि जरूर दर्शक इन पॉडकास्ट का आनंद लें और मैं अपने पे विश्वास रखें। देश अच्छे हाथों में और भी अच्छे हाथों में जाएगा आने वाले टाइम पर, और ऐसे देश प्रगति करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। सर, जय